नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। अरे सुमन, 2 कप चाय तो बना कर ले आओ। बहुत अच्छी हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी खिली है। मौसम का आनंद लेते हुए साथ में बैठकर चाय पियेंगे और बातें करेंगे, जैसे वर्षों पहले पिया करते थे। अजी, चाय तो मैंने बनाकर ले आई, लेकिन आज एक साथ चाय पीने का शौक कहाँ से पैदा हो गया। बहुएं सुनेंगी तो क्या बोलेंगी। अपनी उम्र का तो लिहाज किया करो। अरे श्रीमती जी, शायद आप भूल रहे हैं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। इतना तो हक हमारा भी बनता है ना, कि अपनी पत्नी के साथ कुछ समय बिता सके। बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, आखिर हैं तो एक दूसरे के जीवन साथी, एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार। इतना सुनते ही सुमन देवी के चेहरे पर मुस्कान बिखर आई। लेकिन अगले ही पल छत की चारपाई पर लेटे हुए रामकिशन बाबू का ये बारिश की तेजी से बरसात हुई बूंदों ने तो तोड़ दिया। एक ही झटके में वे अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ गए। बारिश की बूंदों से कहीं चारपाई और उस पर बिछी हुई चादर गीली न हो जाए, ये सोचकर कपकपाते हाथों से सब कुछ अंदर रखने लगे। लेकिन उन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान कहाँ थी। धीरे धीरे सब काम करते हुए वे लगभग भीग चुके थे। सोचने लगे कि दो ही जोड़े तो कपड़े के हैं मेरे पास। एक जो पहना हुआ है वो तो भीग गया, और दूसरा जोड़ा रात का धोकर सूखने डाले थे, वे अब तक सूखे नहीं। रामकिशन बाबू गीले कपड़े पहने हुए ही लाठी की टेक और लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियां उतर कर नीचे आए। उनका सारी शरीर ठंड लगने के कारण कांप रहा था। छोटी बहू रसोई घर में ही बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। बहू को आवाज़ लगाई, बहू एक कप चाय तो बना दो, बहुत ठंड लग रही है। और मुझे सुमित का एक कुर्ता पजामा दे दो, मेरे कपड़े बारिश में भीग गए हैं। बाबूजी, अभी इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ी देर बाद देती हूँ। थोड़ी देर बाद उनका छोटा बेटा सुमित नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कुर्सी पर बैठकर बाबूजी इंतजार करने लगे कि बहू मेरे लिए कपड़े लेकर बाहर आती ही होगी। बाहर आएगी तो मुझे चाय भी बनाकर दे देगी। लेकिन सुबह के 10 बज गए थे। अब तो उनके भीगते हुए कपड़े भी सूखने को चले थे, लेकिन बहू कमरे से बाहर नहीं आई। अपने पोते चिंटू के हाथ बहू को चाय बनाने का संदेश भी भिजवा दिया। लेकिन फिर चिंटू ने आकर बताया, दादाजी, माँ अभी फ़ोन पर बात कर रही है, थोड़ी देर में आकर चाय देंगी। लेकिन देखते देखते ही 1 घंटा बीत गया। बहू अभी तक फ़ोन पर ही चिपकी हुई थी। अपनी माँ के साथ बात करने के चक्कर में बहू रोज़ चाय को लेकर देर कर देती है। वे अकेले में ही बड़बड़ाने लगे। अभी 1 वर्ष पहले ही तो बात की। शादी की 40वीं सालगिरह। एक रामकिशन बाबू और उनकी पत्नी सुमन देवी जी एक दूसरे के साथ बिताए समय के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे थे और अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि भगवान ने उन्हें भरा पूरा परिवार दिया है। लेकिन शायद उनकी खुशियों को खुद की ही नज़र लग गई। कुछ ही दिनों बाद सुमन देवी जी को डेंगू नामक बीमारी ने ऐसा घेरा कि उनकी जान ही ले ली। तुम कहाँ चली गई सुमन, मुझे इस क्रूर दुनिया में अकेला छोड़कर, सोचते हुए वे रोने लगे। करीब आधे घंटा और बीतने के बाद जब बहू बाहर आई तो रसोई में चाय चढ़ा दी और कप में चाय भरकर अपने ससुर जी के आगे रख दी। पहली घूंट पीते ही दिल से आवाज़ आई, आह! फिर से वही उबला हुआ पानी। जितनी बार बहू की कहा है कि चाय में सौंफ, अदरक या इलायची डाल दिया करे, और ज़्यादा कुछ नहीं है तो तुलसी के 2 पत्ते ही डाल देती, मेरे मन को तृप्ति मिल जाती। लेकिन बहू ने तो जैसे ठान रखा है कि कभी मेरी पसंद की चाय मुझे बनाकर देगी ही नहीं। ये भी कोई चाय हुई भला, उबला हुआ पानी और ढेर सारी चीनी और पत्ती। दूध के नाम पर 2 घूंट। कितनी बार कहा है, डायबिटीज़ का मरीज हूँ तो मीठा थोड़ा कम डाला करो। सुबह का नाश्ता देर से ही
देती है तो कम से कम चाय के साथ बिस्किट या 2 ब्रेड ही दे देती। पेट को भी कुछ संतुष्टि मिल जाती। लेकिन यहाँ तो सोचते सोचते ही रामकिशन जी बाबूजी के आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे चाय के साथ साथ आंसू भी पीते गए और मन महसूस कर रह गए। सोचने लगे, बहू को कहने का भी क्या फ़ायदा, जब जवाब तो मालूम है। जैसा भी बन रहा है चुपचाप खा पी लिया करो और राम की माला जपा करो। ज़्यादा टोका टाकी करने की आवश्यकता नहीं है। रामकिशन बाबू के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। उनकी पत्नी की मौत के बाद दोनों बेटों ने तो मंजिला 2 मंजिला घर का बंटवारा कर लिया। ऊपर के 2 कमरे छोटे बेटे और बहू ने ले लिया और नीचे की मंजिल के 2 कमरों में बड़े बेटे और बहू ने अपना और अपने बच्चों का सामान रख दिया। रामकिशन बाबू और उनकी पत्नी का जो कमरा हुआ करता था उसमें भी बच्चों का सामान रखकर उसे बच्चों का कमरा ही बना दिया गया। दलील यह दी कि अब माँजी तो है नहीं और बाबूजी का इतना सामान नहीं है कि एक पूरा कमरा घेर कर बैठे। बाबूजी, अब आपको इतने बड़े कमरे की क्या आवश्यकता है? छोटा बेटा सुमित बोला तो बड़े बेटे अमित ने भी रजामंदी देते हुए कहा कि अकेले पिताजी को छोटे कमरे में ही रह सकते हैं। अपनी पत्नी सुमन के जाने के बाद से ही दोनों बहुओं की आपस में खुसर फुसर होती देखकर रामकिशन बाबू को कुछ ऐसी ही बात का अंदेशा तो पहले से ही लग चुका था। वरना यही दोनों बहुएं होती थी जो एक दूसरे का चेहरा देखकर भी खुश नहीं थी। लेकिन अपने ससुर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया था। दोनों बेटों ने रामकिशन बाबू का पलंग छत पर बने छोटे से कमरे में रख दिया। पहले से ही एकाकीपन की मार झेलते हुए रामकिशन बाबू के अकेलेपन को दोनों बेटों ने अपने इस फैसले से दोगुना कर दिया। बाबूजी गर्मियों में तो खुली छत पर चारपाई पर ही सो जाते थे और सर्दियों में जैसे तैसे छोटे कमरे में लगे पलंग पर रात गुजार लेते थे। वह छोटा सा कमरा और भी छोटा हो जाता जब बहुएं दिवाली की सफाई करने में उपरांत फालतू का सामान भी वहां पहुंचा देती। उनकी पत्नी को मरे 15 दिन भी नहीं हुए थे कि दोनों बेटे बहू अलग अलग रहने लगे और बाबूजी को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया। 2 बहुओं में बाबूजी की 3 वक्त की रोटी कैसे बांटी जाए, इस सवाल का बड़ा ही अनोखा और नायाब हल निकाला गया कि बाबूजी को 2 वक्त की रोटी ही दी जाएगी। सुबह की चाय और रोटी छोटी बहू के यहाँ से मिलेगी और शाम की चाय और रात के वक्त का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाएगा। छोटी बहू थी कि सुबह का चाय नाश्ता भी उन्हें तरसा तरसा कर देती थी, क्योंकि रोज़ सुबह अपनी माँ के साथ 1 घंटा बात करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कभी कभी तो रामकिशन बाबू अपना सब्र खो बैठते थे, गुस्से में कह देते थे, बहू मुझे खाना तो समय पर दे दिया करो। तो छोटी बहू 2 टूक जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती थी। अपने ससुर की उम्र की तो जरा भी परवाह नहीं करती थी। नाश्ता मिलने के बाद जब तक रात का खाना मिलता तब तक रामकिशन बाबू अधीर हो उठते थे और बड़ी बहू थी कि 2 रोटी से ज़्यादा बनाने में भी उसे तकलीफ होती थी। उस खाने से उनका पेट भी नहीं भरता था। शाम के समय भूख से तड़पने लगते थे। सोचने लगे कि बहुओं को कुछ कहता हूँ तो उल्टा 4 बात सुना देती है कि अपनी उम्र में खाने पर लगाम लगाओ, इतना खाना अच्छी बात नहीं है। और फिर आप कोई काम करने थोड़ा भी जाते हो, इतना खाना खाओगे तो पचाना भी मुश्किल हो जाएगा। कौन से आप काम करते हो, चुपचाप बैठे ही रहते हो घर में, हमेशा सेवा ना हो पाएगी। चलते चलते इस दुनिया से जाइएगा ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों बहुएं अपने ससुर जी को यह सब बातें उनके बेटों के सामने ही सुना दिया करती थी। और मजाल है कि पत्नी के आगे कुछ उनका पति बोल पाता, अपनी पत्नियों के विरोध में कुछ भी नहीं बोल पाता। अपनी बहुओं के मुंह से ऐसे तीखे
बोल सुनकर रामकिशन बाबू भरी आंखों के साथ वापस अपने कमरे में लौट जाते। कमरे में रखी अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करने लगते। देख लिया सुमन तुमने, तुम्हारे बेटे क्या दिन दिखा रहे हैं मुझे। जब तक तुम मेरे साथ थी मेरे आत्मसम्मान पर आंच तक न आने देती थी, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। तुम्हारा साथ था तो जीवन में आने वाली परेशानियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। लेकिन तुम्हारे जाने के साथ साथ मेरा जीवन भी बिखर कर रह गया। कोई भी आकर मुझे कुछ भी सुना देता है, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। जैसा खाना तुम्हारी बहू मुझे देती है, चुप करके खा लेता हूँ। फिर भी ऐसे ताने, अब तो केवल शरीर का ढांचा मात्र हूँ। मेरी जान तो उसी दिन निकल गई थी जिस दिन तुम मुझसे जुदा हुई थी। मुझे मालूम है कि मेरी ही ऐसी हालत देखकर चैन तो तुम भी न पाती होगी। रामकिशन बाबू सोचने लगे। जब मेरी पेंशन आती है तो दोनों बेटे उस पर लपक पड़ते हैं और आपस में आधी आधी बांट लेते हैं। उन्हें अपने हक तो पता है लेकिन फर्ज निभाना नहीं जानता। अभी तो मेरी पेंशन घर में आ रही है, तब जाकर बेटे बहुओं का ये हाल है। अगर पेंशन भी नहीं होता तो ये लोग न जाने मेरा क्या हाल करते। उम्र होने के बावजूद सुमन ने सारा घर संभाला हुआ था। जब तक मेरी पत्नी घर संभाल रही थी, घर का सारा काम करते हुए भी उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती थी। कितना ध्यान रखती थी तुम दोनों बेटों का। किसी बेटों को एक सब्जी पसंद न होती तो झट से दूसरी बनाकर हाजिर कर देती थी। लेकिन खाली पेट ना सोने देती थी अपने बेटों को। शादी से पहले तक तो बेटे भी बहुत मान सम्मान देते थे हमें। अपने बेटों को श्रवण कुमार की संज्ञा देने लगते थे हम लोग। हमें हमेशा कहता था, देखना श्रीमती जी, हम दोनों तो अपना बुढ़ापा बहुत सुख में काटेंगे। इतने अच्छे संस्कार जो दिए हैं हमने अपने बेटों को। अपने भविष्य के बारे में सुनहरे सपने सजाते थकते नहीं थे दोनों पति पत्नी। उसके बाद दोनों बेटों की शादियां हो गई। बहुएं थी तो बहुत बड़ी तेजस तर्राक, लेकिन अपनी सास का पूरा मान करती थी, या यूँ कहें कि इज्जत देने का ढोंग करती थी। पूरा घर जो संभाल रखा था उनकी सासू माँ ने। आधे से ज़्यादा काम तो किया कराया मिलता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार खुशहाल था। फिर अचानक एक दिन डेंगू के बुखार ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। आज भी वह रात याद है उन्हें जब सुमन देवी 104 डिग्री बुखार में कराह रही थी। दर्द के कारण सिर फटका जा रहा था उनका। जितना कहा जाए उतना उन्होंने उनसे दोनों बेटों को भी अपनी माँ के लिए बुखार की दवा ला दे, लेकिन दोनों ही बेटों ने यही कह कर टाल दिया कि अभी कोई दुकान नहीं खुला होगा। लेकिन सरकारी डिस्पेंसरी तो दिन रात खुली रहती है ना। इस बात का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। शायद नींद उन्हें अपनी माँ से ज़्यादा प्यारी थी। सुबह जाकर ला देंगे, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, कहकर दोनों बेटे वापस सो गए। आधी रात को पैदल चलकर मैं सुमन के लिए दवाई लेकर आया था, लेकिन जब घर पहुंचकर देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमन तो मेरा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से विदा हो गई। उनके सारे जाने के बाद जो तो जैसे मैं लावारिस ही हो गया हूँ। ये लोग इतना भी नहीं सोचते हैं कि जब तक जी रहा हूँ 2 रोटी तो खाऊंगा ही। क्यों मेरी वो 2 रोटियां भी इन लोगों को आज भारी लग रही है। अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ बातें करते करते उनकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रामकिशन बाबू सुबह और शाम के समय पार्क में जा बैठते। वह हम उम्र लोगों के साथ बैठकर उनका थोड़ा दिल भी बहल जाता था। एक दिन वे और उनके दोस्त जब पार्क में बैठे हुए थे तो शर्मा जी बोली, आज बहू गड्ढे की सब्जी का बना रही है। क्या बताऊं, गट्टे की सब्जी को कितनी स्वाद बनाती है कि दिल नहीं भरता, पेट भर जाए। लेकिन शर्मा जी ने जैसे ही गट्टे की सब्जी का जिक्र किया तो रामकिशन बाबू की आंखों में चमक आ गई।
गट्टे की सब्जी तो मेरी पत्नी सुमन भी बहुत अच्छी बनाती थी। पत्नी के साथ साथ जिंदगी के सारे स्वाद भी चले गए। अब तो बहुओं को बनाने को कहता हूँ तो कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। फिर एकाएक अपने आंसुओं को अपने दिल में समेट कर बात को संभालने लगते थे। असफल प्रयास करते हुए कहने लगे, वैसे खाना तो मेरी बहुएं भी अच्छी बनाती है। इस पर शर्मा जी बोले, अरे राम किशन, आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम एक साथ खाना खाएंगे। बहुत मना करने पर भी शर्मा जी नहीं माने और जिद करके राम किशन बाबू को खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गए। कुछ दिन बीते तो उनकी बड़ी बहू बाबूजी के कमरे के बाहर आकर चिल्लाने लगी, बाबूजी, आपने तो हम लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शर्म नहीं आई आपको ऐसे कांड करते हुए? अपनी नहीं तो कम से कम अपने बेटों की ही तो इज्जत का ख्याल किया करें। मोहल्ले भर में नाक कटवा दी आपने तो हमारी। रामकिशन बाबू जो हैरानी से अपनी बहू की बातें सुन रहे थे बोले, लेकिन बहू, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना चिल्ला रही हो? अच्छा, बन तो ऐसे रहे हैं जैसे आपको मालूम ही नहीं कि आपने क्या किया है। अभी अभी काम वाली बाई बता रही थी कि आप शर्मा जी के यहाँ खाना खाते हैं। बड़ी बहू ने कहा तो उसके सुर में सुर मिलाती हुई छोटी बहू भी बोली, क्या हम आपको खाना नहीं दे रहे हैं जो पड़ोसियों के घर में मुंह मार रहे हैं आजकल? आप जानते हैं कि मैं कितने ऊंचे खानदान से हूँ। अगर मेरे मायके में इस बात की भनक भी पड़ गई तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दुनिया क्या सोचेगी कि बेटे बहू मिलकर भी उन्हें दो समय की रोटी नहीं खिला सकते? दोनों बहुओं की खरी खोटी बातें सुनकर रामकिशन बाबू का कलेजा मुंह को आने लगा। उन्हें स्वयं को भी लगने लगा कि शायद उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अपराध बोध की भावना के कारण वे कुछ बोल न पाए और दुखी दिल के साथ वापस अपने पलंग पर बैठ गए। फिर अगले ही पल सोचने लगे कि यदि मुझे मेरे अपने घर में भरपेट खाना मिलता है तो किसी और के घर में खाना खाने क्यों जाता है? यदि मैंने शर्मा जी के घर में एक दो दिन खाना खाया है तो इस बात का कसूरवार मैं कैसे हो गया? मैं भी भूखा कब तक रहूं? आखिर मेरा भी तो दिल करता है भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने का। अगले दिन सुबह रामकिशन बाबू जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें स्वादिष्ट खाने की महक आने लगी। देखा तो दोनों बहुएं रसोई में एक साथ खाना बना रही थी। एकाएक उन्हें याद आया, आज तो सुमन की बरसी है। आज के दिन ही तो सुमन हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। आज सुमन देवी की पसंद का सारा खाना तैयार किया जा रहा था। भरवा बैगन की सब्जी, चने, हलवा पूरी और खीर बनाई जा रही थी। दही भल्ले और दाल की कचौड़ी भी बनाई जा रही थी। जोर शोर से सारी तैयारियां की जा रही थी। रिश्तेदार आपस में पड़ोस वालों को भी बुलवाया था। बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। रामकिशन बाबू ने छोटी बहू को आवाज़ लगाई। कुछ देर रुक जाइए बाबूजी, अभी बहुत काम है रसोई घर में, कहकर छोटी बहू ने उन्हें टाल दिया। रामकिशन बाबू कुर्सी पर बैठकर अपनी चाय का इंतजार करने लगे। 2 घंटे बीत गए थे लेकिन बहुओं ने उन्हें चाय तक नहीं दी। भूख से परेशान होकर उन्होंने बड़ी बहू को आवाज़ लगाई, बड़ी बहू, मेरे लिए 2 रोटी ही बना दो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यह सुनकर बड़ी बहू तो जैसे तैयार बैठी थी उन्हें बातें सुनाने को। बाबूजी, ऐसी भी क्या आग लगी है पेट में जो कुछ समय रुक नहीं सकते? देख तो रहे हैं ना कितना काम है हमारे पास। अब एक ही बार खाना खाइएगा। इतना तो सोचिए कि पंडित जी को खिलाने से पहले आप कैसे खाना खा सकते हैं। अरे तो एक कप चाय ही दे दो, कुछ तो तृप्ति हो जाएगी। रामकिशन बाबू की यह बात सुनकर बड़ा बेटा तो जो वहीं पर पंडित जी के लिए आसन लगा रहा था गुस्से से बोला, बाबूजी, आपको समझ नहीं आता है क्या कि पहले पंडित जी को खाना खिलाया जाएगा उसके बाद कोई और खाएगा? लेकिन बेटा, अभी तो दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को खाना खिलाया है और फिर मैं तो केवल चाय ही मांग रहा हूँ।
इस पर छोटा बेटा, जो अपनी माँ की तस्वीर पर चढ़ी माला को ठीक कर रहा था, कहने लगा, बाबूजी, अगर बच्चों ने खाना खा ही लिया तो क्या हुआ? आप हर समय शिकायतें क्यों करते रहते हैं? अपमान के घूंट पीते हुए रामकिशन बाबू चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। कुछ देर बाद सभी 11 पंडित खाना खाकर चले गए और सारे मेहमान भी खाने लगे थे। लेकिन रामकिशन बाबू को अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया था। सोचने लगे, हाय रे विधि का विधान, यह कैसा दस्तूर है कि जीते जी को अपने बुजुर्गों को ये लोग पूछते ही नहीं कि उसे क्या पसंद है क्या नापसंद, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की पसंद की चीज़ें बनाई जा रही है और पंडितों को खिलाई जा रही है। मन ही मन सोचने लगे कि रामकिशन अपने बुजुर्गों की जीते जी सेवा कर पाए। आज उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी छोटे बेटे ने आवाज़ दी और उनके हाथ में खाने की थाली थमाकर झकझोर कर कहा, लीजिए, खा लीजिए खाना। जैसे ही वे भोजन का पहला कौर मुंह में डालने लगे तो बेटे ने उनकी आंखों में आंसू देखे। देखते ही उन्हें कहने लगा, पिताजी, यहाँ सभी मेहमान आए हुए हैं और आप यहाँ बैठे सबके सामने आंसू बहा रहे हैं, बहाकर तमाशा कर रहे हैं। यदि यह सब करना है तो अपने कमरे में जाकर बैठिए। सबके सामने हमारी नाक कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामकिशन बाबू के सब्र का बांध अब टूट चुका था। अचानक ही पेट की भूख गायब हो गई और अपने बेटे के हाथ में वापस थाली थमाते हुए जोर से बोले, नहीं चाहिए मुझे ये बेइज्जत भरा खाना। काश मैं भी अपनी पत्नी के साथ ही चला जाता तो अच्छा होता। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी की कोई जिंदगी नहीं है। रामकिशन बाबू की यह बातें सुनकर दोनों बेटे और बहू में उन्हें गुस्से से देख रहे थे। लेकिन आज बाबूजी डर कर बैठने नहीं वाले थे। उन्होंने कहना शुरू किया, दो बेटे और बहुएं होने के बावजूद मुझे भरपेट खाना नहीं खिला सकते, और यदि एक दो दिन मैंने अपने दोस्त के घर खाना खा लिया तो मुझे भी तुम्हारी नाक कट गई। इस पर भी जो जली कटी बातें तुम्हारी पत्नियों ने मुझे सुनाई है वो अभी तक मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही है। और मेरा यकीन मानो बेटा, उस दिन मैं सच में भूख से मरा जा रहा था। यह सुनकर बेटों को एक झटका सा लगा कि उसके होते हुए उनके पिताजी पड़ोसियों के यहाँ खाना खा रहे हैं। बहुओं की तरफ देखते हुए रामकिशन जी बोले, कभी आज तक मेरी पसंद की सब्जी बनाकर खिलाई है मुझे? बेटा, मेरा शरीर जरूर बूढ़ा हुआ है लेकिन मन नहीं। आज भी खाने पीने का तो तरसता हूँ मैं। तुम अपने बच्चों की इच्छाएं तो पूरी करना जानते हो, उनके पसंद का खाना उन्हें खिला कर जानते हो, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या? बेस्वाद खाना भी ऐसे पकड़ाती हो जैसे मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। सुबह उठकर 10 बार चाय मांगता हूँ तब जाकर कहीं चाय मिलती है मुझे, और वो भी उबले हुए पानी जैसा स्वाद आता है। 3 वक्त की रोटी तो हर एक इंसान की आवश्यकता होती है ना। तुमने उसे भी 2 वक्त की रोटी में बदल दिया ताकि मुझे सहूलियत हो सके। ताकि तुझे सहूलियत हो सके, इसलिए ना। जितना खाना तुम मुझे देते हो उसमें भी मैं भूखा रह जाऊं तो मैं कैसे जीऊँगा? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि मैं अपनी पूरी पेंशन इस घर में देता हूँ, कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा हूँ। और इसके बावजूद इतना अपमान, इतनी बेइज्जती। अपनी माँ की बरसी तो तुमने आज खूब मनाई, लेकिन मेरी एक इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इनका मान रखो। मेरे मरने के बाद मेरी बरसी मनाने की या मेरा श्रद्धा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इसके बाद वे कुछ बोल न पाए। रामकिशन बाबू के मुंह से यह सब बातें सुनकर दोनों बेटों और बहुओं की आंखें शर्म से झुक गई। शर्मा जी, जो रामकिशन बाबू की भावनाओं को अच्छी तरह समझते थे, उनके बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, यही बात तो तुम लोग नहीं समझते कि जीते जी माँ बाप को अच्छा खाना खिलाए। यदि जीवन व्यक्ति को खिलाकर संतुष्ट नहीं किया तो मरने के बाद उनकी बरसी पर उनका मनपसंद खाना
ब्राह्मणों को खिलाने का क्या फायदा। इंसान के मरने के बाद पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को खाना खिलाने का महत्व तभी है जब जीते जी तुम लोग अपने बुजुर्गों की आत्मा को खुश रख सको। बेटा, एक हो या दो, आखिर फर्ज तो उनका बनता है कि वो अपने पिता के खाने पीने का पूरा ध्यान रखे। अपने बड़े बुजुर्गों की ये बातें रामकिशन बाबू के दोनों बेटों के दिल को झकझोर रही थी। उनकी चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और आंखों में पछतावे के आंसू। अपने द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सोच सोचकर वे शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। इससे भी ज़्यादा ये बात उन्हें खाए जा रही थी कि उनकी लापरवाही के कारण पिताजी को शर्मा जी के यहाँ जाकर भोजन खाना पड़ा रहा। तभी मेहमानों के जाने के बाद दोनों बेटों ने पिताजी के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और अपनी पत्नियों को आदेश दिया कि माँ, पिताजी का जो कमरा उन्होंने बच्चों को दे दिया था उसे खाली करके उसमें पिताजी का सामान वापस रखा जाए और पिता के खाने का खास ध्यान रखने के लिए हिदायत दी। आज रामकिशन बाबू अपने कमरे में डबल बेड पर बैठे हुए टेलीविज़न देखने का आनंद उठा रहे थे और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ़ उठा रहे थे। दोस्तों, समय रहते बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग अगर सच्चाई ना कहे तो आजकल के बेटे बहुएं उन्हें भूखे मार देते हैं। तो आज की भावनात्मक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।